दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से आज की शाम यानी शनिवार का दिन है, घड़ी बजा रही है ठीक 8:30 और हम लेकर के आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। लेकिन आज चूंकि कल मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। तो आइए, इससे पहले कि कार्यक्रम की अन्य भूमिका बनाएं, हमारे साथ उपस्थित हैं हर शनिवार की तरह इस बार भी प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। सर, स्वागत है आपका द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का परिचय हालांकि हम प्रति शनिवार देते हैं, लेकिन आज आप लोगों तक एक विशेष परिचय पहुंचाने की आवश्यकता है क्योंकि यह कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जो कि देवरी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आते हैं और हिंदी भोजपुरी में लेखन प्रकाशन कार्य करते हैं। इनकी असंख्य किताबें हैं जो कि प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें हालचाल है, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, कवि ने कहा, बेटियां कविता संग्रह है, भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुष मर्म। ये वो तमाम किताबें हैं जिसमें साहित्य समाज वे न सिर्फ परोसते हैं बल्कि एक नए स्वरूप में रखते हैं। लेकिन आज परिचय में विशेष क्या है, वो ये है कि प्रेमचंद पर एक आज के युग में या वर्तमान साहित्य समाज में सबसे अलग और प्रभावी काम करने वालों में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को जाना जाता है। राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, प्रेमचंद स्त्री जीवन की कहानियां, प्रेमचंद दलित जीवन की कहानियां, प्रेमचंद स्त्री और दलित विषयक विचार, प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी कहानियां और विचार, प्रेमचंद किसान जीवन की कहानियां, प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन की कहानियां, प्रेमचंद की कहानियों का समग्र संपादन। ये वो तमाम कृतियां हैं, रचनाएं हैं जो कि प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी की उपस्थिति को आज के इस कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम की विशेषता को या इस कार्यक्रम की महत्वपूर्णता को साबित करती है। सर, द न्यू भारत की आज की इस मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित विशेष चर्चा में आपका होना और प्रेमचंद पर आपके कार्य का किया जाना, यकीनन दोनों की महत्वपूर्णता अपने आप में न सिर्फ सुनने वालों को एक नए आयाम पर ले जाए बल्कि प्रेमचंद को समझने में और सहायता करेगी। तो आइए, प्रोफेसर जितेंद्र जी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। सर, क्या हम शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें दादा ने पढ़ा, पिता ने पढ़ा, बेटा पढ़ रहा है, बेटे के बेटे और बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी युगों से जिन्हें आप, पीढ़ियों से जिन्हें आप पढ़ते आ रहे हैं। ट्रेन की बोगी में कई बार आमतौर पर हमने वह किताब, वह कहानी, वह उपन्यास देखे होंगे जो किसी की बगल में, किसी के हाथ में रखे होंगे, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। चाहे फिर वो कहानी हो, चाहे फिर वो उपन्यास हो, वह मुंशी प्रेमचंद जो कि आज के पाठ्यक्रम की बात करें, आज के साहित्य की बात करें, हर जगह अपनी उपस्थिति बनाते हैं। आखिर ऐसा क्या है उनके साहित्य में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यास में, और विशेष क्या है कि साहित्य सम्राट कहा जाता है? विशेष क्या है कि मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है? विशेष क्या है कि नाम बदलने के बाद धनपत राय से प्रेमचंद तक का सफर तय किया? तो यदि आप द न्यू भारत के साथ इस चर्चा को देख रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि अधिक लोग जो साहित्य के प्रति प्रेम रखते हैं उन तक यह चर्चा पहुंचाएं। और विशेष रूप से आग्रह इसलिए कि क्योंकि जो मंच पर आपको पटल पर इस वक्त प्रोफेसर जितेंद्र जी दिख रहे हैं, इनका प्रेमचंद पर, मैंने आपको कुछ किताबों के नाम अभी बताए, आप रेखांकित करें यदि उन्हें, तो आपको प्रेमचंद को जिस रूप में भी समझना है, स्त्री विमर्श में, दलित विमर्श में, किसान विमर्श में, हर रूप में प्रेमचंद पर, मुंशी प्रेमचंद जी पर प्रोफेसर जितेंद्र जी से अधिक शायद ही कोई समझा सके। तो सर, सबसे पहला सवाल जो हर किसी के जहन में आता है, बतौर साहित्य के विद्यार्थी के रूप में मैं भी समझना चाहूंगा, धनपत राय से प्रेमचंद के सफर को और प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद के सफर को प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी
किस तरह, किस रूप में देखते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और निश्चित तौर पर आज प्रेमचंद को हम लोग याद कर रहे हैं, आज से लेकर कल तक, और आगामी कुछ दिनों तक लोग प्रेमचंद को याद करते रहेंगे। और सच तो ये है कि प्रेमचंद को मात्र कुछ दिनों में समेटा नहीं जा सकता। वो प्रतिदिन स्मृति में रखे जाने वाले सर्जक हैं, लेखक हैं, जी। चिंतक हैं। क्योंकि आपने उनके बिल्कुल आरंभिक नाम का जिक्र किया, धनपत राय नाम से अ, उनका लेखन था। और इसका एक बहुत विदित इतिहास है, लोग जानते हैं इसे, कि सोजे वतन नाम की जो किताब थी, उनकी कहानियों का जो संग्रह था, जो मूलतः स्वाधीनता संग्राम से संबंधित कहानियां थीं, उर्दू में प्रकाशित वह पुस्तक थी। उसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। अंग्रेज सरकार ने जब उसे उस पर प्रतिबंध लगा हम्म। दिया, फिर प्रेमचंद के सामने ये समस्या थी कि वो किस रूप में लिखें, कैसे करें। अगर वो धनपत राय नाम से ही लिखते तो बहुत तरह की चीजें जहन में चल रही थी। उस समय कानपुर से उर्दू का एक बड़ा प्रसिद्ध रिसाला निकलता था, पत्र छपता था, जमाना नाम था हम्म। उसका। दया हम्म। नारायण निगम उसके संपादक होते थे, जो प्रेमचंद के अभिन्न मित्र थे। और प्रेमचंद की बहुत सारी महत्वपूर्ण कहानियां जो उर्दू में छपी मूल रूप से, वो उसी जमाना में ही प्रकाशित हुई थी। तो दया नारायण निगम ने सुझाव दिया था कि आप प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दीजिए। फिर उन्होंने उसे स्वीकार किया, और फिर तो इतिहास ही बन गया। हम सब जानते हैं कि वो प्रेमचंद के नाम से जाने गए। हालांकि प्रेमचंद नाम लिखने के बाद भी अंग्रेजों की निगाह तो उन पर रही लगातार, क्योंकि वो स्वाधीनता आंदोलन की कहानियां लिख रहे थे, किसानों की मुक्ति की कहानियां लिख रहे थे, वंचित समाज की मुक्ति की कहानियां लिख रहे हम्म। थे, स्त्रियों की, दलितों की, सबकी मुक्ति की कहानियां लिख रहे थे। एक जो भारतीय सामाजिक संस्कृति है, उसकी बात कर हम्म। रहे थे। जो क्षुद्र किस्म के लोग थे, उन पर वो प्रहार भी कर रहे थे। जो भारतीय समाज को विभाजित करना चाहते थे, ऐसे लोगों पर वो प्रहार भी कर रहे थे। बहुत सारी जो कुप्रथाएं थीं, उन पर वो हम्म। प्रहार कर रहे थे। तो जाहिरा तौर पर प्रेमचंद की उपस्थिति हर तरह से जी। बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी सिर्फ उन्हें उपनिवेशवाद के विरुद्ध लिखने वाले लेखक के रूप में याद करना तो बहुत सीमित करना है। दरअसल हर हम्म। प्रकार की मुक्ति प्रेमचंद के लेखन का कह सकते हैं प्राण तत्व है। हर प्रकार की मुक्ति, हम्म। बंधन न हो, बंधन न हो, एक ऐसा समाज बने जहां बंधन न हो, हम्म। कोई किसी के शासन में न हो, कोई हम्म। किसी का शोषण न करे, जाति के हम्म। आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, किसी भी रूप में, मतलब जी। कोई किसी या सत्ता के आधार पर कोई किसी का शोषण न करे। ये एक मतलब महत्वपूर्ण सोच थी, जिसने प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाया। अगर वो चाह हम्म। सिर्फ उपनिवेशवाद की कहानियां लिख रहे होते, उसके विरोध की, निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण होते। लेकिन आज जिस रूप में हम प्रेमचंद को अपनी रक्त मज्जा में महसूस करते हैं, उस तरह शायद नहीं महसूस कर पाते। बहुत खूब सर। सर मैं चाहूंगा कि बीच बीच में थोड़े बहुत जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं हम उसकी भी चर्चा करें। जैसे आमतौर पर ये प्रश्न आता है, लोग समझना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद के साथ दो चीजें जुड़ी हैं, एक साहित्य सम्राट और मुंशी, इसके पीछे का कारण क्या है और साहित्य सम्राट की उपमा उन्हें क्यों और किसने दी है? दरअसल इसके कई कहानियां हैं। हम्म। सामान्यतः तो एक पत्रिका के हवाले से भी कुछ लोग कहते हैं कि वो के एम मुंशी, जो एक गुजराती के बड़े लेखक थे, जो राज्यपाल भी हुए, राजनेता भी थे, कुछ लोग उन सब हम्म। से मिलाते हैं। लेकिन मूल चीज मैं आपको बताता हूँ। प्रेमचंद अ, मूलतः जिस जाति से आते थे, उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में उस हम्म। जाति को मुंशी कहने की एक परंपरा और प्रथा है। जी। लोग कहते रहे, हालांकि अब कोई नहीं कहता।
प्रेमचंद जीवन भर जातिवाद का और जाति व्यवस्था का ही विरोध करते रहे। अगर उनके निबंधों को आप पढ़ेंगे, जो उन्होंने हजारों पृष्ठ में निबंध लिखे हैं, तो स्पष्ट होगा कि प्रेमचंद का यह गहरा विश्वास था कि जब तक जाति व्यवस्था की समाप्ति नहीं होगी, तब तक नए भारत का, जो प्रेमचंद उस समय नए भारत का स्वप्न देख रहे थे, नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता, वास्तविक भारतीयता को अर्जित नहीं किया जा सकता। लेकिन बावजूद इसके मुंशी सरनेम सामान्यतः उस समाज के साथ जुड़ जाता है जिसमें प्रेमचंद पैदा हुए थे। एक वजह है, दूसरे लोग के मुंशी और कई चीजों से मिला जी। करके भी इसको देखते हैं। मूल चीज यह नहीं है। मैं सामान्यतः प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी नहीं लगाता हूं, क्योंकि प्रेमचंद ने स्वयं कभी मुंशी नहीं लगाया अपने नाम के साथ। कोई सरनेम नहीं लगाया प्रेमचंद ने अपने नाम हम्म। के साथ। उनके परिवार में सरनेम लगाने की कोई परंपरा नहीं रही, उनके पुत्रों ने भी कोई सरनेम नहीं लगाया। उनका जो परिवार अब तक है, उन लोगों ने कोई सरनेम हम्म। नहीं लगाया। राय एक सरनेम चल पड़ा था किसी रूप में, जो चलता रहा, तो वही चीज थी। तो मूल रूप से प्रेमचंद को मुझे लगता है कि उनके लेखन से ही देखना चाहिए। स्वयं जिसने अपना जन्म का नाम बिसरा दिया हो और वह हम्म। व्यक्ति लिख रहा हो, लेकिन तमाम जगहों पर प्रेमचंद ने जो चिट्ठियां लिखी हैं लोगों को, वहां वो धनपत राय जी। लिखते थे। चिट्ठियों के नीचे कई बार वो प्रेमचंद की जगह धनपत राय लिखते थे, जो आत्मीय लोग थे, जिनसे उनका गहरा राग था। उनके लिए वो इस तरह से लिखते थे। जी सर। आ, उपन्यास सम्राट के नाम से उन्हें जाना जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन आपसे अगला प्रश्न करूं इससे पूर्व जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, यदि आपके जहन में कोई भी सवाल हो इस कार्यक्रम से संबंधित, प्रेमचंद से संबंधित, तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवाल को प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी तक पहुंचाएंगे ताकि चर्चा को और अधिक सजीव बनाया जा सके। सर, मुंशी प्रेमचंद में ऐसी कौन सी बात है जो हिंदी साहित्य में उन्हें अनूठा बनाती है, और वर्तमान में भी उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी? सर। दोनों का उत्तर। जो आपने उपन्यास सम्राट की बात की, देखिए यह तो एक सम्मान का मामला है, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार के रूप में आते हैं जिनके उपन्यासों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। महेश अश्क जी ठीक लिख रहे हैं, मुंशी एक शैक्षणिक उपाधि भी रही है। वो ठीक लिख रहे हैं। महेश अश्क जी इसमें वो लिख रहे हैं, वो भी थी, जो मैंने एक प्रसंग कहा वो भी, कि मुंशी कई चीजों से जोड़ करके लोग इसको देखते हैं। वो एक अलग उपन्यास सम्राट कहने का मामला यह था कि उनके पहले देवकीनंदन खत्री हो चुके हैं, सब लोग हो चुके हैं, लेकिन प्रेमचंद ने उपन्यास को एक वास्तविक धरातल दिया। उसमें किसान आए, उसमें स्त्रियां आई, उसमें दलित आए, उसमें मध्य वर्ग आया, उसमें उच्च वर्ग आया, उसमें स्वाधीनता आंदोलन आया। पूरा का पूरा समय जो 20वीं शताब्दी के आरंभ का है, वो सब प्रेमचंद के वहां आता है। और उस विधा को इतनी ऊंचाई दी प्रेमचंद ने कि कोई भी प्रेमचंद के उपन्यासों को लेकर के सामने आ सकता था, और विश्व साहित्य के में जो उपन्यास विधा थी उसके उसके साथ खड़ा हो सकता था। तो लोगों ने सम्मान में उन्हें उपन्यास सम्राट कहा। वैसे प्रेमचंद की जो अपनी समझ थी, उसमें सम्राट जैसे शब्द, इस तरह के शब्द की कोई जगह नहीं है। प्रेमचंद राजशाही के और इन सब चीजों के बहुत समर्थक नहीं थे। जितनी दूर तक जितना वो विश्लेषण कर पाए, हर जगह उन्होंने इसका विरोध ही किया। ये पहली चीज। दूसरा सवाल जो आपने किया वो मैं आरंभ से कह रहा हूं कि प्रेमचंद जब कथा साहित्य में, देखिए क्या है कि पश्चिम में जब उपन्यास आया तो वहां मध्य वर्ग उसके केंद्र में था। मध्य वर्ग ने उसको एक तरह से आकार दिया। लेकिन हिंदी में जब उपन्यास आया तो उसे बड़ा आकार तब मिला जब उसमें किसान आ गए, जब उसमें मजदूर आ गए। हमारे वहां मध्य वर्ग की उपस्थिति तो प्रेमचंद के बाद ही आती है। जैनेन्द्र कुमार लेकर आते हैं उसे, जैनेन्द्र कुमार लेकर आते हैं, और बहुत बाद में जब आप आएंगे आजादी के बाद के उपन्यास साहित्य में मध्य वर्ग केंद्र में आता है। लेकिन जहां हिंदी में उपन्यास साहित्य आकार लेता है,
वहां तो जी। किसान हैं, मजदूर हैं, यही लोग हैं, मध्य वर्ग आता है उसमें, लेकिन केंद्रीयता इनकी है। तो हमारे वहाँ एक तरह से अ, उपन्यास के उदय में किसान जीवन या मुक्ति संग्राम एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में दिखाई देता है और हम्म। अ, आता है। यह भी एक वजह है कि प्रेमचंद का महत्व बना हुआ है कि उन्होंने समय की नब्ज को पहचाना। जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, वैद्य क्या करता है ना, नब्ज हम्म। पकड़ता है आपकी, और नब्ज पकड़ के सब हम्म। बता देता है कि क्या है। जो वैद्य जितना कुशल होता है वो उतनी आसानी से उसको देख लेता है। नए दौर में अगर आप देखें तो क्या होता है कि तरह तरह की जांचें होती हैं। हाँ, तरह तरह की मशीनें जांच करके बता देती हैं कि ये चीजें हैं। तो आ, मेरी जो ये किताब है भारतीय समाज राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, उसके जो प्रकाशिकी टिप्पणी उसके साथ फ्लैप पर लगती है, उसमें त्रुटिवश लिखते वक्त सर्जक है जो सर्जन हो गया था, लेकिन मुझे लगा यह त्रुटि हम्म। बड़ी फलदायी है। प्रेमचंद वास्तव में एक सर्जन की तरह हम्म। भारतीय समाज की जो है शल्य चिकित्सा करते हैं, एक सर्जन की तरह, जैसे एक सर्जन करता है उस तरह से तमाम हिस्सों को हमारे सामने रख देते हैं कि देखो ये इस तरह है, हम्म। और कोई पर्दा नहीं डालते। बड़ा लेखक वही होता है जो आंखों पर चढ़े पर्दे हटाता है, जो अंधविश्वास के पर्दे हटाता है, जो उन सब पर्दों को, अवरोधों को हटाता है जो कहीं मार्ग में आ जाते हैं, जो कहीं सामाजिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को अग्रगामी होने से रोकते हैं। प्रेमचंद ने यह सब किया, इसलिए प्रेमचंद अपने समय में भी प्रासंगिक हुए और आज भी हैं। जैसा आप शुरू में कह रहे थे हम्म। कि दादा ने भी पढ़ा, दादा के दादा ने भी पढ़ा होगा। प्रेमचंद की जी। कुल यात्रा लगभग 125 वर्ष की होने जा रही है। 125 वर्ष की यात्रा है प्रेमचंद की, आज तक अगर देखेंगे तो लगभग लगभग तो कई पीढ़ियां निकली। मेरे एक शोधार्थी इसी विषय पर काम कर रहे हैं कि पाठकीय अभिरुचि का समाजशास्त्र और प्रेमचंद की लोकप्रियता के कारणों पर, कि वो क्या कारण है कि प्रेमचंद अलग अलग वर्गों में लोकप्रिय है, अलग अलग कारणों से लोकप्रिय है। हाँ? हर व्यक्ति अपने हिस्से की धूप, अपने हिस्से का प्रकाश और अपने हिस्से की शिकायत प्रेमचंद में पा लेता हम्म। है। यह भी मामूली बात नहीं है कि कुछ लोग प्रेमचंद से शिकायत करते हैं। हाँ, जिससे उम्मीद होगी शिकायत उसी से करेंगे ना। हाँ, जिससे बिल्कुल। उम्मीद ही नहीं होगी उससे शिकायत क्या करेंगे। तो मैं इसको भी बिल्कुल। बहुत सकारात्मकता से देखता हूं कि लोग कम से कम ये सोचते तो हैं कि प्रेमचंद ने यह क्यों नहीं किया। हर व्यक्ति की सीमा है, हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। जी। बिल्कुल। हाँ। सही रूप में देखें तो उनके वक्त और आज के वक्त दोनों में प्रेमचंद की अपनी मौजूदगी उतनी ही मिलती है जितनी हम महसूस करें या जितना पढ़ें। सर, एक प्रश्न है शिव नारायण सिंह जी का, थोड़ा सा स्क्रीन पर इस वक्त मैंने लगाया है तो पूरी स्क्रीन कवर हो गई है। सर वो लिख रहे हैं, शिव नारायण सिंह जी, नमस्ते सर, मेरा एक प्रश्न है। प्रेमचंद 1907 में देख ले। सोजे वतन लिखते हैं और वह तत्कालीन सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है, जबकि उसमें सरकार का सीधे तौर पर कोई विरोध नहीं दिखता। वहीं उसी समय बाल मुकुंद गुप्त लॉर्ड कर्जन पर सीधे तौर पर व्यंग करते हैं और उनकी रचनाओं को जब्त नहीं किया जाता। तो प्रेमचंद की रचना के साथ ही ऐसा क्यों किया गया, जबकि वह आवरण की ओट में ही के साथ लिख रहे थे? आ, नहीं, देखिए क्या होता है, इस बात को बराबर देखिए, समझिए कि आ, जो कथा साहित्य है, जो कविता है, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और प्रेमचंद जब हम्म। कहानियों में इन चीजों को लेकर आ रहे थे तो वह एक पूरा, एक मात्र व्यंग करने का मामला नहीं था कि लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया। हम्म। प्रेमचंद प्रेमचंद साम्राज्यवाद की पूरी नीति की आलोचना कर रहे थे। एक व्यक्ति की आलोचना हम्म। बहुत सीमित होती है। वह व्यक्ति जिस साम्राज्यवादी सोच के नाते आया है, प्रेमचंद वहां प्रहार करते हैं, यानी कि जड़ में मट्ठा डाल रहे थे हम्म। प्रेमचंद। इसलिए प्रेमचंद पर निगाह गई हम्म। अंग्रेजों की कि यह व्यक्ति घातक होगा हमारे साम्राज्यवादी नीतियों के लिए। और सचमुच थे प्रेमचंद, हम्म। सचमुच थे प्रेमचंद। क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों को जो लोग पढ़ रहे थे, उनके भीतर सीधे राष्ट्रीय प्रेम, जिसको कहते हैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम पैदा हो रहा था। अपने मिट्टी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए मरने मिटने का भाव पैदा हो रहा था। हाँ, भारतीय हम्म। जो सामाजिक संरचना है
उसको लेकर एक चिंता पैदा हो रही थी। अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि लोग सोचें समझें, लोग हम्म, गुलामी हम्म, का विरोध करें। प्रेमचंद गुलामी का विरोध कर रहे थे, जो हम्म, कह सकते हैं नींद, गुलामी की जो नींद थी, उस नींद का विरोध कर रहे थे प्रेमचंद, जगा रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने उनकी रचनाओं को जब्त किया और बराबर निगाह रखी कि वो कैसा लिख रहे हैं। ये कारण था। व्यंग्य तो व्यक्ति का मामला है, व्यंग्य होता है चला जाता है। व्यक्तियों पर किए गए व्यंग, सिस्टम पर किए गए प्रहार से बहुत कम जी। होते हैं, बहुत कम होते हैं। सिस्टम बड़ी चीज होती है, सिस्टम व्यक्तियों को पैदा करता है। इसलिए सिस्टम की पहचान हम्म, कीजिए, प्रेमचंद ने उस तंत्र की पहचान की थी। हम्म। मुझे उम्मीद है शिव जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। सर, इससे पहले कि एक अगला प्रश्न करें, मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि यदि आप चर्चा देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि साहित्य प्रेमियों तक यह चर्चा पहुंचे, तो तुरंत आप इसे अधिक से अधिक साझा कर सकते हैं। शेयर का ऑप्शन आपके पास है, अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें और स्वस्थ चर्चाओं के लिए हम एक मंच की, जो 2 वर्ष से हमारे मंच को हम चला रहे हैं, उसे और आगे बढ़ा सकें। सर, प्रेमचंद ऐसे देश और समाज की कल्पना करते थे जिसमें किसान, मजदूर, दलित, गरीबों के लिए जगह हो। उनकी उपस्थिति को वे दर्शाना चाहते थे, रेखांकित करना चाहते थे। पर क्या वर्तमान समाज में या वर्तमान संदर्भ में ये आज भी अधूरा सा लगता है? आपकी अपनी टिप्पणी क्या है कि प्रेमचंद के साहित्य को लोगों ने पढ़ा, मजा लिया, रस लिया, लेकिन उसके बाद ट्रेन का सफर तय हुआ, मंजिल तक पहुंचे, किताब बंद हुई, बस्ते में चली गई, घर की अलमीरा में कैद हो गई, शोकेस में चली गई, लेकिन समाज में उसका वो रूप नहीं उतर पाया जिस रूप की कल्पना प्रेमचंद लिखते समय करते थे। सर। दो बातें हैं रवि। ऐसा नहीं है कि समाज नहीं बदला, समाज बदला। हम्म। कई चीजें हुई। हम आजाद भी हुए। प्रेमचंद जी। का जो पहला उद्देश्य था कि उपनिवेशवाद से हमें मुक्ति मिले, उपनिवेशवाद से हम्म, मुक्ति मिली, अंग्रेज यहाँ से गए। हालांकि प्रेमचंद उसको देखने के लिए जीवित नहीं रहे। ये मतलब पहली चीज। दूसरी चीज, जी। आज स्त्रियां जो हैं, स्त्रियां हर महकमे में काम कर रही हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हम्म, कर रही हैं। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया। सिर्फ कथा साहित्य में नहीं, अलग से निबंध लिखे, संपादकीय लिखे। हम्म, उन्होंने उस दौर में जी। व्याख्यान दिया और कहा कि जिस तरह हम अपने बेटों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हमें अपनी बेटियों को भी बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। क्योंकि बेटियां शिक्षित होंगी तो वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, फिर उनका शोषण संभव नहीं होगा। इसी प्रकार दलित और वंचित समाज के साथ प्रेमचंद जिस क्रूर व्यवस्था को लेकर के आते हैं, आज आप देखें स्वाधीनता का बहुत सारा असर हुआ है। बहुत सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सर्वोच्च पदों तक वे लोग आ रहे हैं जिन्हें हजारों साल की वंचना मिली, हजारों साल की वंचना मिली। ये तमाम चीजें और तमाम पदों प्रतिष्ठाओं पर, तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेमचंद का स्वप्न एकदम पूरा नहीं हुआ, किसी हद तक पूरा हुआ है वो। प्रेमचंद जी। जिस एक कह सकते हैं स्वस्थ समाज की परिकल्पना देख रहे थे, उसका कुछ हिस्सा तो हमने प्राप्त किया है, उसका कुछ हिस्सा हम्म, हमने प्राप्त किया है। एकदम मतलब सिरे से नकार नहीं सकते कि कुछ नहीं मिला, मिला। बहुत कुछ हमने हासिल किया। प्रेमचंद एक ऐसी भारतीयता का स्वप्न देखते थे, जो उनका कथन है कि जिसमें किसी जातिगत मतलब वर्ण की कोई गंध न हो। हाँ, सब हम्म, लोग भारतीय हों, सब लोग एक एक कह सकते हैं पहचान से जाने जाएं, एक पहचान से जाने जाएं। यह एक बड़ी बात थी। जी। उस पूरे कालखंड में कोई और इस तरह का स्वप्न नहीं देख पा रहा था, नहीं देख पा रहा था। वो लगातार इस बात पर कह रहे थे, लोगों के तर्कों का विरोध कर रहे थे, जो जाति व्यवस्था थी उसका प्रत्याख्यान कर रहे थे। अ, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों में वो गांधी जी की ओर झुके हुए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। के विचारों को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया था।
ये तथ्य है, अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि हंस के मुख पृष्ठ पर उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर छापी थी और उस तस्वीर के नीचे उन्हें दुनिया के महापुरुषों में से एक बताया था। जाहिर है कि हम्म। उनके मन में बहुत बहुत सम्मान था। प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास में पहली बार, हिंदी का एक पहला उपन्यास है जहां पर वो इस बात को लेकर आते हैं कि दलित समुदाय, निश्चित तौर पर जो वंचित समुदाय सदा से था, कि उन्हें मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए। याद करें, उसके ठीक पहले लगभग उसी कालखंड में बाबा साहब भी यही बात कह रहे थे। यानी कि प्रेमचंद पर प्रभावों को नहीं देखना चाहिए। प्रेमचंद स्वयं चिंतक थे, लेकिन अपने समय में वो गांधी को, वो नेहरू को, वो औपनिवेशिक शासन को, वो भारत से बाहर के का जो पूरा विश्व था, वहां पर हो रहे मुक्ति संग्रामों को बहुत बारीकी से देख रहे थे। प्रेमाश्रम जो 1918 में उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और अवध का किसान आंदोलन उसके बाद संभव हुआ, तब प्रेमचंद प्रेमाश्रम में बल्गारिया के किसान आंदोलन की बात करते हैं कि वहां किसान अपनी मुक्ति का संघर्ष कर रहे हैं, तख्ता पलट दिया जी। है। आज की तरह इंटरनेट नहीं था, आज की तरह अखबार सुलभ नहीं थे, लेकिन प्रेमचंद की निगाह चूंकि एक ऐसे भारत को बनाने की थी जो खुशहाल भारत हो और किसी भी प्रकार से जहां पर शोषण का कोई तंत्र न हो, इसलिए प्रेमचंद ये सारी चीजें लेकर आ रहे थे। उनकी कहानियों का भी यही उद्देश्य है, जहां बहुत पारिवारिक किस्म की कहानियां हैं, उनको भी खुले मन से अगर पढ़िएगा तो वो एक आदर्श सृजित करती हैं। जब मैं आदर्श कह रहा हूं तो वह आदर्श नहीं जो प्रेमचंद के खाने में डाल दिया जाता है कि आदर्शवादी किस्म से लेकर, आदर्श माने एक मानक निर्मित करने हम्म। वाली चीजें हैं। प्रेमचंद की शायद ही कोई रचना आपको ऐसी मिलेगी जो मनुष्यता का विस्तार न करती हो। पहली रचना से हम्म। लेकर उनके मृत्यु तक लिखी रचनाओं ने मनुष्यता का ही विस्तार किया। अलग अलग विश्लेषण हैं, कुछ लोगों की असहमतियां भी हैं, लेकिन कभी गंभीरता से देखें तो जी। आप ये पाएंगे कि प्रेमचंद सिर्फ और सिर्फ मनुष्य समाज का भला चाहते थे और उसमें भी विशेष तौर पर इस महान राष्ट्र भारत की बात वो करते हैं। जी सर। सर, आगे बढ़ने से पहले हम ये दर्शकों से फिर से अनुरोध करेंगे कि आपके जहन में यदि कोई प्रश्न है तो आप आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर देना कार्यक्रम को और ज्यादा रोचक बनाएगा। सर, मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से हम मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और आपकी किताब है और किताब का नाम है प्रेमचंद और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद। राष्ट्रवाद और प्रेमचंद के माध्यम से हम प्रेमचंद की नजर से राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या समझ सकते हैं? क्या वह राष्ट्रवाद जो आज गढ़ा जा रहा है, या प्रेमचंद का राष्ट्रवाद कुछ और है, वर्तमान के संदर्भ में उसे प्रस्तुत अलग तरीके से किया जा रहा है? और प्रोफेसर जितेंद्र जी की नजर में राष्ट्रवाद की असली परिभाषा क्या है सर? देखिए देखिए क्या है कि प्रेमचंद जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, या प्रेमचंद के वहां जो राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है, वह स्वाधीनता आंदोलन की कोख से पैदा हुआ था। वो आजादी की लड़ाई लड़ते हुए पैदा हुआ था। यानी 19वीं शताब्दी में उसका आरंभ हो रहा था और स्वाधीनता आंदोलन तक उसका एक स्वरूप निर्मित होता है। उसके कई चरण हैं, 19वीं शताब्दी में भी उसके कई चरण हैं। 1857 आते आते वो एक हम्म। व्यापक रूप लेता है, बढ़ता चला जाता है। प्रेमचंद के समय में आता है, प्रेमचंद के समय में गांधी आते हैं, अंबेडकर आते हैं, बहुत तरह की चीजें आती हैं। तो वह एक हम्म। राजनीतिक किस्म के राष्ट्रवाद की बात प्रेमचंद करते हैं। एक ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें इस राष्ट्र पर यहाँ के लोगों का शासन हो। हाँ। हाँ, और यहाँ के लोगों में भी उन लोगों का शासन हो जो अब तक शासित होते आए थे, जो जी। वंचित थे। उन लोगों का न हो जाए जो राजे रजवाड़े थे, जो जमींदार वर्ग के लोग थे। देवी दीन हम्म। खटिक यही प्रश्न करते हैं गोदान में, जो दलित समाज के आते हैं, और जी। आजादी की लड़ाई में उनके दोनों पुत्र शहीद हो गए हैं। वो कहते हैं कि जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है बाबू? तुम भी हम्म। पहाड़ों की हवा खाओगे, हाँ, मोटी मोटी तलब लोगे, हाँ। इसी तरह की बात वो करते हैं। अभी जब तुम्हारा शासन नहीं है तब तो तुम खून चूस जा रहे हो,
हो जाएगा तो क्या करोगे? ये प्रश्न देवी दिन खटिक जैसे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के मन में था, जिनके दोनों पुत्र शहीद हो गए थे। यानी कि ये वही बात है जो स्वाधीनता आंदोलन में और लोग सोच रहे थे कि जो आजाद भारत बनेगा, उस आजाद भारत में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होगी? उन्हीं जी। राजे रजवाड़ों और जमींदारों के हाथ में होगी जो अंग्रेजों की कठपुतली हैं, या सचमुच उनके हाथ में आएगी जो हजारों साल से वंचित हैं? तो वो देवी दिन खटिक जैसे लोगों की सत्ता देखना चाहते थे। उनका राष्ट्रवाद वंचितों के साथ है, स्त्रियों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो स्वाधीनता के सच्चे उपासक हैं। प्रेमचंद की कहानियों को देखिएगा तो वो ललक दिखाएंगे कि स्वाधीनता की वास्तविक ललक उनके भीतर है, जो जिनके पास मतलब खाने के लिए अन्न नहीं है, सुबह और शाम में क्या व्यवस्था होगी उनको नहीं पता, लेकिन वो आजादी चाहते हैं। इसीलिए प्रेमचंद के वहां आजादी का अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। तो उनके राष्ट्रवाद को बड़े पैमाने पर समझने की जी। जरूरत है, देखने की जरूरत है। उनका एक आरंभिक उपन्यास है, हिंदी में तो बाद में जी। छपा, उर्दू में एकदम आरंभ में छपा था, वरदान नाम से हिंदी में है। एकदम प्रेमचंद जब नए नए आए थे और अपने को अभी गढ़ ही रहे थे उस दौर में, लेकिन वहां पर उनकी एक समझ जो राष्ट्र प्रेम है वो दिखाई देता है। उसमें वो देवी के सामने आ, जो स्त्री है वो प्रार्थना कर रही है, देवी प्रकट होती हैं, तो उनसे वो देवी कहती हैं कि क्या चाहिए? तो वो मतलब कैसा बेटा चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसके पास बहुत धन हो, दुनिया भर की चीजें। अंततः इन जी। तमाम चीजों को काटते हुए स्त्री कहती है नहीं, एक ऐसा बेटा चाहिए जो राष्ट्र के काम आ सके, जो हम्म। राष्ट्र के लिए काम आए। यानी कि उस पूरे दौर में यह, इसको आप भावुकता कह लें, आप इसको विचारशीलता कह लें, इसको आप वक्त की जरूरत कह लें, या मुक्ति की चेतना कह लें, कि अन्यान्य प्रकार से हम्म। प्रेमचंद इसको दिखाना चाहते थे कि लोग दरअसल राष्ट्र के लिए चिंतित हैं, समाज के लिए चिंतित हैं। तो प्रेमचंद का राष्ट्रवाद दरअसल अ, अ, वही राष्ट्रवाद है हम्म। जिसमें गांधी जी के अंतिम व्यक्ति की सत्ता आ जाए। गांधी हम्म। जी जिस अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, उस व्यक्ति जी। की सत्ता हो, वही प्रेमचंद का राष्ट्रवाद है। जी। यानी समाज के आखिरी वर्ग के आखिरी घर के आखिरी व्यक्ति तक का उद्धार हो, जिसकी बात महात्मा गांधी करते थे, प्रोफेसर उत्थान हो, जितेंद्र जी। उत्थान हो। उत्थान। उद्धार शब्द उत्थान। ठीक नहीं है, उत्थान उत्थान हो। हो। हाँ, जी बिल्कुल। और हाँ। जिस तरह से सर ने समझाया कि प्रेमचंद का राष्ट्रवाद क्या है, सर हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्रेमचंद के अद्भुत कृतियां हैं। उन तमाम कृतियों के माध्यम से एक संदेश है, और विशेष रूप से समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर वे लिखते हैं, और रूढ़ियों को तोड़ने की बात करते हैं, समाप्त करने की बात करते हैं। तो एक प्रश्न हर किसी के जहन में आता है, और ये प्रश्न दरअसल प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ था। मैं कहीं लेख पढ़ रहा था, उस प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न है, और हो सकता है कि किसी के लिए बहुत उपयोगी हो जाए, इसलिए मैं इसे चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। समाज में व्याप्त किन रूढ़ियों को तोड़ने की बात प्रेमचंद करते हैं अपने साहित्य के माध्यम से, और क्या आज समाज में प्रेमचंद के साहित्य के कारण हम उन रूढ़ियों के परिवर्तन में रूढ़ियों में बदलाव या परिवर्तन देख पा रहे हैं या नहीं सर? कई बातें मैं कह चुका। जी। देखिए, स्त्रियों को लेकर जो रूढ़ियां थी, देखिए बेमेल विवाह, बेमेल विवाह जो है वो उस पर प्रहार किया उन्होंने। निर्मलापुरा का पूरा उपन्यास उसमें है। गोदान में जो होरी की बेटियां हैं, तमाम जगह जो है ये प्रश्न और प्रसंग आते हैं वहां पर। तो एक तो स्त्री जीवन को लेकर जो बहुत सारी रूढ़ियां थी, उस पर प्रहार किया। जाति व्यवस्था के साथ जो बहुत महिमा मंडन था, प्रेमचंद ने उस पर प्रहार किया। क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं करके उनके 3 निबंध हैं, जरूर पढ़ना चाहिए लोगों को। क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? पढ़ना चाहिए, दिमाग खुलता है, मस्तिष्क की खिड़कियां दरवाजे सब खुल जाते हैं, और पता चलता है कि कितनी तरह की चीजें हैं जो हम हमारे देखने की क्षमता को प्रभावित कर देती हैं। हमको लगता है हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं देख पाते हैं। तो प्रेमचंद ने स्त्रियों को लेकर, दलितों को लेकर, किसानों जी को सर। लेकर,
तमाम चीजों को लेकर प्रहार किया। तमाम लोगों की ये समझ थी कि अंग्रेजी सत्ता ने बड़ा उत्थान किया है। प्रेमचंद ने इस मतलब इस अंधेरे पक्ष को भी सामने रखते हुए उजाला दिखाया। तो ये तमाम रूढ़ियां हैं, मतलब यानी कि जाति संबंधी, धर्म संबंधी, क्षेत्र संबंधी, ये तमाम रूढ़ियां हैं। जी प्रेमचंद सर। ने उन पर प्रहार किया। जी। हमारे साथ में शिव जी हैं और शिव जी का एक अगला प्रश्न है सर। कह रहे हैं कि मेरा एक और प्रश्न है, डॉक्टर धर्मवीर प्रेमचंद पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें सामंतों का मुंशी कहते हैं, जिसके तर्क में वह कफन कहानी को लेते हैं और कहते हैं यदि प्रेमचंद ने कफन कहानी के अंत में सिर्फ इतना कह दिया होता कि बुधिया के गर्भ में पल रहा बच्चा किसी जमींदार का है तो वह कहानी पूर्ण हो जाती, लेकिन वह ऐसा नहीं लिख सकते थे क्योंकि वह खुद उसी व्यवस्था के पोषक थे। और इसके पुष्टि स्वरूप प्रेमचंद घर में के हवाले से कहते हैं प्रेमचंद के प्रथम विवाह के पूर्व से ही उनकी एक प्रेमिका थी और मृत्यु पर्यंत वह, शायद आगे का प्रश्न अधूरा रह गया है सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि अब डॉक्टर धर्मवीर नहीं है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता था। और हम्म। मैं अब उन पे वो ठीक है कि उनकी अपनी जो समझ थी उन्होंने किया और कहा। ऐसा है कि प्रेमचंद अब किसी से पूछ कर तो कहानी लिख नहीं रहे थे कि हम ये कर दें और वो कर दें। तो हर पाठक, मैं एक पाठक के तौर पर अगर अपनी बात प्रेमचंद की कहानी में डाल के कहूं कि ऐसे कह देते तो हो जाता, ये नहीं होता है। जैसे कहा है आप उसका विश्लेषण कीजिए, आप उसे सहमत होइए असहमत होइए, वो एक अलग चीज है। डॉक्टर धर्मवीर पर दलित स्त्री विमर्श करने वाली तमाम जो चिंतक हैं उन लोगों ने ही प्रहार किया है कि वो उनकी सोच में जो है कई दिक्कतें हैं। मैं जाहिर है कि आज उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं डॉक्टर धर्मवीर से बिल्कुल सहमत नहीं। जी सर। मुझे उम्मीद है शिव जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। सर, आगे बढ़ते हुए पाठ्यक्रम में, चाहे फिर वो विद्यालय का हो, महाविद्यालय का हो, विश्वविद्यालय का हो, पाठ्यक्रम यह में कभी नहीं प्रेमचंद। भूलना चाहिए, रवि, एक चीज कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रेमचंद 1936 में दिवंगत जी। हो गए थे। यह जी वह सर। समय था जब जाति व्यवस्था अपने क्रूरतम रूप में थी, अपने जी। क्रूरतम रूप में थी। हाँ, अब मैं आज यहाँ क्या कहूँ कि किस रूप में थी, अगर कभी पूर्वजों से बात कीजिए जो लोग जीवित हैं और जी। देखा हो, प्रेमचंद उस दौर में गोदान उपन्यास में दलित बस्ती में एकता दिखाते हैं और वो माता दीन को पकड़ के उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं। यह जी। चेतना प्रेमचंद लेकर आ रहे थे, या यह चेतना लेकर आ रहे थे। सदगति में दलित बस्ती के लोग विरोध स्वरूप शव को उठाने से मना कर देते हैं, प्रेमचंद यह चेतना लेकर आ रहे थे। ठाकुर का कुआं जैसी कहानी में जी। जो नायिका है वो कच्चा चिट्ठा खोल देती है पूरा का पूरा, यह प्रेमचंद लेकर आ रहे थे। जैसा मैंने हम्म। बिल्कुल आरंभ में कहा कि प्रेमचंद जी। अगर सिर्फ किसानों की कहानियां कहते या स्वाधीनता आंदोलन की कहते तब भी वो महान होते, लेकिन जी। प्रेमचंद को लगता था कि इतने से बात पूरी नहीं नहीं होगी। बनी। स्वाधीनता एक बड़ा पद है, हर तरह की स्वाधीनता मिलनी चाहिए। 20वीं शताब्दी पार कर 21वीं शताब्दी में आकर प्रेमचंद को सामंत का मुंशी कहना या किसी को कुछ भी कहना बहुत जी। आसान है। आज प्रेमचंद अपना जवाब देने के लिए नहीं है। हम्म। प्रेमचंद के अपने जीवन में ही जो लोग जाति व्यवस्था के पोषक थे उन लोगों ने उस दौर की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रेमचंद पर प्रहार किया, जिसका जवाब देते हुए प्रेमचंद ने लिखा था, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? तो जाहिर है कि इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। अ, यकीनन मुझे लगता है कि जो भी इसे सुन रहे हैं उन्हें एक सही उत्तर मिल रहा है और सही मार्गदर्शन की, भाई आप अपनी कोई राय बनाने से पहले चीजों को देख और समझ लें। सर, पाठ्यक्रमों में, चाहे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का हो, मुंशी प्रेमचंद की उपस्थिति को आप किस तरह देखते हैं कि प्रेमचंद की उपस्थिति पाठ्यक्रमों में क्या बल प्रदान करती है या क्या कारण है कि प्रेमचंद की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है? देखिए, प्रेमचंद की उपस्थिति तो अनिवार्य ऐतिहासिक कारणों से भी होनी चाहिए, होती है कि कैसे हिंदी कहानी और उपन्यास का विकास हुआ और किस तरह आया, इस कारण से भी। दूसरी चीज यह भी है कि प्रेमचंद के बिना आप कहानी और उपन्यास के विकास को बता ही नहीं सकते।
तीसरी बात यह है कि औपनिवेशिक समय के भारतीय समाज को समझने के लिए प्रेमचंद से अधिक विश्वसनीय कोई साहित्यिक सामग्री नहीं है, कोई साहित्यिक सामग्री नहीं है। चौथी चीज, जो कहानी विधा और उपन्यास विधा का विकास हुआ, उसकी शिल्पगत समझ के लिए भी, उसकी रूपगत समझ के लिए भी प्रेमचंद को पढ़ना जरूरी है। इसलिए भी कि भारतीय समाज में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, इसलिए भी प्रेमचंद को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि परंपरा को सिरे से अस्वीकार नहीं किया जाता। परंपरा में बहुत सारी चीजें गुणात्मक भी होती हैं और बहुत सारी चीजें ऋणात्मक भी होती हैं। जो गुणात्मक चीजें हैं, उन्हें हमें अपने साथ ले चलना चाहिए। हमारे साथ कोई अगर 10 कदम चल सकता है अच्छे किसी कारण से, तो हमें उसके उस 10 कदम की इज्जत करनी चाहिए। उसके उन 20 कदमों का जिक्र करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है जिसमें वह शायद हमारे साथ नहीं था या थी। हम्म, उन 10 कदमों की ज्यादा जरूरत है। हमें यह देखने की जरूरत है कि प्रेमचंद आज जिस नए भारत को हम बनाने की बात कर रहे हैं, आज हम जिस नई सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं, जिस सांस्कृतिक संरचना की बात कर रहे हैं, उसके लिए कितने उपयोगी हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। 50 साल बाद हम लोग भी पिछड़े घोषित कर दिए जाएंगे। उसके 50 साल बाद जो 50 साल वाली पीढ़ी है वह भी पिछड़ा घोषित। यह तो एक विकास का क्रम है। इसलिए जो हमसे पीछे थे हमारे पूर्वज, उन्होंने क्या अग्रगामिता दिखाई अपने समय में, अपने समय की जड़ताओं पर किस तरह प्रहार किया, यह हमारे लिए अधिक अर्थपूर्ण है, मानिकेज। सर आपके उत्तर के साथ एक प्रश्न आया है कि आत्मनिर्भर भारत में हम प्रेमचंद को कहाँ देखते हैं, प्रेमचंद के साहित्य अब को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि स्त्रियों के बारे में प्रेमचंद पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में ये कह रहे थे, चौथे दशक में ये कह रहे थे कि उनको शिक्षा की जरूरत है। जी। दलित समाज के लिए कह रहे थे इनको शिक्षा की जरूरत है, यह शिक्षा इनको आत्मनिर्भर बना देगी। हाँ, और जब ये आत्मनिर्भर होंगे तो किसी से दबेंगे नहीं, बहुत सारे शोषण के तंत्र को खुद अस्वीकार कर देंगे। ये आगे निकल जाएंगे। प्रेमचंद सही साबित हुए हैं। तो प्रेमचंद जिस शिक्षा की बात कर रहे थे आत्मनिर्भर बनने के लिए, हाँ, जिस सामाजिक संरचना में अन्यान्य कारणों से आए दोष की बात कर रहे थे प्रेमचंद, और हम्म। वास्तविक भारतीय समाज जिसकी कल्पना की गई है कि सब बराबर हैं, जी। उसको पुनः अर्जित करना चाहते थे। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो प्रेमचंद से तो प्रेरणा ग्रहण करनी ही चाहिए। और उसकी बेसिक चीज है शिक्षा, जो सबको मिलनी चाहिए, जो सबको मिलनी चाहिए। बिना उसके बिल्कुल। कुछ भी संभव नहीं। बिल्कुल। सर बातचीत में मजा भी आ रहा है और मुझे लगता है दर्शक भी इसे आज न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि कुछ नया उन्हें मिल रहा है। प्रश्न बहुत हैं लेकिन आखिरी के 3 प्रश्न मैं लूंगा। और पहला यह है कि एक दौर था जब संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखी जाती थी, क्लिष्ट भाषा लिखना एक साहित्यकार की, लेखक की पहचान होती थी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जब तक कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्लिष्ट हिंदी ना लिखे, तो उन्हें लगता है कि मेरा लेखन या मेरी पहचान अधूरी रह गई। तो ऐसे वक्त में प्रेमचंद की भाषा उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा देती है, उन्हें भारत के हर उस वर्ग से जोड़ देती है जो ट्रेन के एसी से लेकर के सामान्य दर्जे तक पहुंचते हैं, विमान तक पहुंचा देती है। तो प्रेमचंद की भाषा पर आपने इतना काम किया है, तो प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव की नजर में प्रेमचंद की भाषा और अन्य साहित्यकारों की भाषा या साहित्य की भाषा की विशेषता क्या है? प्रेमचंद क्यों और कितने अलग लगते हैं सर? देखिए रवि, ऐसा है कि जो रचनाकार अपने विचारों में स्पष्ट होगा, जी। वह कभी भी क्लिष्ट भाषा नहीं लिखेगा। हम्म। क्लिष्ट भाषा या भाषा की जलेबी वो लोग छानते हैं जो अपने विचारों में स्पष्ट नहीं होते हैं और उसी भाषा के आवरण में अपनी कमी को छिपाना चाहते हैं। प्रेमचंद अपने विचारों में बहुत स्पष्ट थे, उन्हें क्या कहना है वो जानते थे। इसलिए उन्हें किसी बनावटी भाषा की जरूरत नहीं थी, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, प्रेमचंद को आम जनता तक पहुंचना था, उन्हें किताबी नहीं बनना था। उन्हें ये नहीं बनना था कि मैं किताबों में दर्ज रह जाऊं। दरअसल उन्हें लोगों की चेतना में प्रवेश करना था, लोगों के
भाव जगत में और विचार जगत में प्रवेश करना था। इसलिए उस आम फहम भाषा की ओर जाते हैं प्रेमचंद, जो उस दौर के हिंदी उर्दू भाषी बोल रहे थे। जो हिंदी हम्म। उर्दू अंचल है पूरा भारत का, वो लोग बोल जी। रहे थे, प्रेमचंद उस भाषा में लिखते हैं। उस भाषा को लेकर आते हैं जिसे अगर कोई किसान पढ़ नहीं सकता, लेकिन कोई पढ़ के कहानी सुना दे तो उसे कुछ पूछना न पड़े कि इस भाषा में क्या कहा गया। कोई मजदूर अगर उसे सुने तो वो सुन करके समझ जाए कि क्या कहना। इसी को यानी कि गजब की किस्सा गोई, और उस किस्सा गोई के साथ जो विचार है उसको बांध लेने वाली भाषा लेकर प्रेमचंद आते हैं। देखिए, छायावाद की भाषा, छायावाद और प्रेमचंद का समय एक ही है। जी। छायावाद के कवि कविता की भाषा सृजित कर रहे थे। वो थोड़ा अलग मसला है। गद्य पहले आ गया था जब प्रेमचंद आते हैं, तो 18 भारतेंदु के साथ हिंदी में गद्य लिखना शुरू हो गया था। कविता ब्रजभाषा में थी। द्विवेदी युग में आकर के कविता खड़ी बोली हिंदी में होती है। तो छायावाद के कवियों को एक काव्य भाषा बनानी थी। यूरोप की जी। रोमांटिक पोइट्री जो है वो गांवों की ओर गई थी, वो तद्भव की ओर गई थी। जबकि हमारे वहां अगर उसे मोटे तौर पे रोमांटिक पोइट्री कहें तो वो तत्सम की ओर गई। तो वह एक अलग संक्रमण काल है जिसके नाते। लेकिन उसी दौर में प्रेमचंद जब गद्य लेकर आते हैं, प्रसाद अपनी कविता में भी और अपने गद्य में, दोनों में वो तत्सम है, तत्सम है, कहीं कहीं छोड़ दें तो। लेकिन प्रेमचंद बहुत स्पष्ट हैं कि वो अभिजात्य वर्ग के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जिन तक शिक्षा पहुंची ही नहीं, तो कोई कहानी उनको सुना दे तब भी वो कहानी उन तक पहुंच जाए। तो भाषा को लेकर देखिए, कबीर को देखिए ना। अगर आप स्पष्ट हम्म। हैं तो कबीर की भाषा देखिए। कबीर को किसी तत्सम की जरूरत नहीं है, सीधे बात हम्म। उतर आती है। आ, वैचारिक आग्रहों की बात छोड़ दीजिए तो तुलसीदास संस्कृत जानते थे, लेकिन उन्होंने भाखा में यानी अवधि में और ब्रज में कविताएं लिखी। तो जो कवि स्पष्ट होगा, जो सर्जक स्पष्ट होगा, यहाँ तक कि जो चिंतक, जो लोग सैद्धांतिक चीजें लिखते हैं, उनमें भी जो लोग जितने स्पष्ट होते हैं, अधिक स्पष्ट होते हैं, उनकी भाषा भाषा उतनी साफ होती है। तो यह एक बड़ा मसला है भाषा को लेकर के। और मेरा मानना है कि बड़ा सर्जक वही है जो जो संश्लिष्ट बातों को भी, जो जी। बहुत जटिल संरचना वाली बातों को भी सहज ढंग से कह लेता है। ये बड़ी बिल्कुल। साधना है, आसानी से नहीं आती। बिल्कुल। आ, दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने प्रेमचंद पर भरपूर काम किया है, प्रेमचंद के राष्ट्रवाद पर काम किया है, प्रेमचंद के किसान जीवन की कहानियों पर काम किया है, हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी कहानियों पर काम किया है, स्त्री और दलित विषयक विचार पर काम किया है, स्त्री जीवन की कहानियों पर प्रेमचंद की कहानियों का समग्र संपादन किया है, जो देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं, देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अनन्य जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा न सिर्फ उसे रेखांकित किया गया बल्कि सम्मानित भी किया गया है। अब तक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से, देवी शंकर अवस्थी सम्मान से, कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, विजय देव नारायण शाही पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान, परंपरा ऋतुराज सम्मान आदि ग्रहण कर चुके हैं। और मूल रूप से आज की इस चर्चा में महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्रेमचंद पर वर्तमान में काम करने वालों में अग्रणी सर्वोच्च स्थान पर प्रोफेसर जितेंद्र जी आते हैं। प्रोफेसर जितेंद्र सर, ये समझना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूर ये जानना चाहेंगे कि प्रेमचंद के जीवन के ऐसे कौन से किस्से हैं, कुछ खास किस्से जिन्हें हर एक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन आज पाठकों की संख्या कम है, फिर उसके बाद में माध्यम कम हो गए हैं, हालांकि माध्यम बहुत है लेकिन लोग वहां तक पहुंचना नहीं चाहते, और गूगल पर जो आसानी से उपलब्ध है उस पर चीजें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत की जा रही है। तो ऐसे कुछ खास किस्से प्रेमचंद के जीवन से जो हमें आज इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहिए बकौल आप, तो आपके माध्यम से हम समझना चाहेंगे प्रेमचंद के जीवन का ऐसा किस्सा या ऐसे किस्से जो कि आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और हर किसी तक अ, पहुंचना चाहिए।
किससे तो अब तत्काल क्या मैं बताऊं कि देखिए प्रेमचंद का जीवन एक बहुत खुली किताब की तरह रहा। जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा था वैसा था, प्रेमचंद ने अपने जीवन को लेकर कभी कोई बहुत पर्दा नहीं लगाया। कुछ चीजें जाननी चाहिए लोगों को कि प्रेमचंद जब तब के बंबई और आज के मुंबई सिनेमा लिखने के लिए गए थे तो जी। उनका मन नहीं लगा वहां पर। एक तथ्य यह बताता है कि उस दौर में प्रेमचंद को वहां पर 10,000 रुपए ऑफर किया गया था बने हम्म। रहने के लिए, जो कि उस वक्त। बहुत बड़ी रकम थी। जब 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए भी लोगों की तनख्वाहें हुआ करती थी, उस दौर हम्म। में उनको ऑफर किया गया था, शायद साल भर की फीस रही होगी या कुछ इस तरह की फीस थी, ऑफर की गई थी। लेकिन प्रेमचंद उसको छोड़ करके बनारस लौट आए थे। बनारस लौट आए थे क्योंकि एक तो उनको सिनेमा की दुनिया रास नहीं आई, दूसरा वो जिन उद्देश्यों के लिए लिखना पढ़ना चाहते थे वो उद्देश्य वहां फलीभूत नहीं हो रहा था, तो लौट हम्म। आए प्रेमचंद। एक एक ये बड़ी चीज है उनके जीवन की। सब लोग जानते हैं कि जो उनकी आ, पत्नी थी शिवरानी देवी जी, जिनकी किताब का जिक्र आया प्रेमचंद घर में, उन्हीं की किताब है, शिवरानी हम्म। देवी की किताब है। तो जाहिर है कि प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं और प्रेमचंद की बताई बातें लिखी। उस हम्म। पे कोई मतलब किसी तरह का आवरण नहीं डाला है, वो चीजें लेकर के वो आए। वो बाल विधवा थी आ, शिवरानी देवी, उन्होंने उनसे विवाह किया था। आ, वो एक प्रसंग है। और भी कई चीजें, प्रेस चलाया प्रेमचंद ने, उसमें बहुत सारा घाटा हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई प्रेमचंद को। हम्म। हम सब जानते हैं कि क्षय रोग से उनकी मृत्यु हुई। अ, एक तरह से अकाल मृत्यु ही कहेंगे उसे। तो हम्म। बहुत सारी चीजें हैं जीवन के, छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हैं। अज्ञेय जी। नाम जो सच्चिदानंद वात्स्यायन जी का जो नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, वह प्रेमचंद के द्वारा ही दिया गया नाम। एक कहानी जैनेन्द्र जी ने, अ, अज्ञे उस समय जेल में थे और उनकी कहानी थी, उसको हंस में प्रकाशित करने के लिए जैनेन्द्र कुमार, जो कि प्रेमचंद के बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय हम्म। थे। और उनके अंतिम समय में जैनेन्द्र कुमार उनके पास थे, बनारस गए थे दिल्ली से। वहाँ थे, अलीगढ़ दिल्ली जो उनकी जगह थी, वहाँ गए थे तो बहुत प्रिय थे। तो जैनेन्द्र कुमार ने कहानी दी तो ये था कि किस नाम से छपेगा, तो प्रेमचंद ने कहा कि अज्ञे नाम से छाप देते हैं। अज्ञे ने स्वीकार किया कि यह नाम उनको बहुत प्रिय नहीं था, लेकिन चूंकि प्रेमचंद ने यह नाम दिया था इसलिए उन्होंने कभी इस नाम को अस्वीकार नहीं किया, और हम सब जानते हैं कि वो इसी नाम से अजर अमर हैं, अज्ञे। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी प्रेमचंद के जीवन में। तमाम कह सकते हैं किस्से यथार्थ हैं, वो सब उपलब्ध हैं अ, उनके वहाँ। अ, बहुत से लोग एक कहते हैं किस्सा कि प्रसाद जी जो है वो किसी के साथ टहल रहे थे। प्रसाद और प्रेमचंद के बीच सामान्य लोग यह मानते थे कि बड़ी प्रतिद्वंदिता है प्रसाद और पंत के हम्म। बीच में, दोनों समकालीन थे, बनारस के थे। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों में गहरी आत्मीयता थी। अ, हम्म। और एक सज्जन थे जो प्रसाद के साथ रोज टहलने जाते थे, ऐसे ऐसे किस्से हैं। और उन्होंने प्रसाद जी को प्रसन्न करने के लिए प्रेमचंद की आलोचना की, तो प्रसाद ने उन्हें एक तरह से बेइज्जत किया। उनका कहा कि तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि तुम प्रेमचंद के बारे में बात कर सको। ये चीज, तो ये जो बड़प्पन था उस दौर के लोगों में, आजकल तो लोग इसी पर प्रसन्न होते हैं कि चार लोगों को बैठा लेते हैं और जिससे प्रतिद्वंदिता महसूस करते हैं उसकी निंदा सुनते हैं, और जी। अपने को बड़ा भरा भरा सा महसूस करते हैं इससे, हैं। और जो निंदा करने वाले हैं वो भी इसी बात से उनको प्रसन्न करते हैं कि शायद कुछ मिल जाए उधर से। तो ये बड़े लोग थे, ये सिर्फ लिखने में बड़े नहीं थे, अपने निजी जीवन में भी बड़े लोग थे, जी। उदात्त लोग थे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कभी अलग से हम लोग प्रेमचंद और उनके समकालीनों के किस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे साथ शिव नारायण जी बने हैं, उन्होंने एक और प्रश्न किया है। सर, कहानीकार प्रेमचंद
व उपन्यासकार प्रेमचंद में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? ये इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ये सब बहुत मतलब साधारण किस्म के सवाल हैं। दोनों विधाओं का अपना महत्व है और प्रेमचंद ने जी। दोनों विधाओं में जाहिर है कि इतने बड़े महत्व का कार्य किया कि आप उसके बिना न प्रेमचंद के बिना न उपन्यास पे बात कर सकते हैं हिंदी उपन्यास पर, न कहानी पर बात। दोनों विधाओं को प्रेमचंद ने सर्वथा नई ऊंचाई दी, एक नई धरती दी। और जी। हमारे गुरु मैनेजर पांडे, प्रोफेसर मैनेजर पांडे एक वाक्य कहा करते थे कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि बदल दी। हम्म। प्रेमचंद के ही उपन्यास के सहारे से वो कहते थे कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि बदल दी। तो और कहानी की भी कर्मभूमि बदल दी। तो मेरे लिए तो वो जितने बड़े उपन्यासकार हैं उतने ही बड़े कहानीकार हैं। रामविलास जी ने जरूर उनको उपन्यासकार बड़ा माना था, लेकिन रामविलास जी खुद बहुत बड़े हैं। लेकिन मेरी अपनी राय है कि प्रेमचंद उपन्यासकार और कहानीकार और विचारक तीनों रूपों में अप्रतिम है। बिल्कुल। सर एक और प्रश्न आया है कृष्ण कृष्ण कन्हैया वर्मा जी का। सर प्रणाम। कुछ लोग प्रेमचंद पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने कथा साहित्य में समाज की जमीनी सच्चाई को बयां किया है। यह ठीक है, लेकिन वे जिन सामाजिक व जमीनी समस्याओं में प्रकाश लाते हैं उनका समाधान नहीं सुझाते। कबीर की तरह अगर उन्होंने भी थोड़ा साहस दिखाया होता और मुख्य रूप से समाज के शोषक वर्ग को फटकार लगाई होती तो समाज का बड़ा भला हुआ होता। कारण नहीं मालूम, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। लोगों के ऐसे सवालों का समुचित समाहार करने की कृपा करें। ये जो कृष्ण कन्हैया वर्मा हैं, इनको आज से करीब 20-22 वर्ष पहले मैंने कक्षाओं में भी पढ़ाया है। ये क्या अवध यूनिवर्सिटी के बवनान में मेरे विद्यार्थी थे। तब भी बहुत प्रेमचंद की 2-4 कहानियों को या एक उपन्यास को पढ़कर इस तरह की धारणा नहीं बनानी चाहिए। प्रेमचंद ने जमींदारों को, प्रेमचंद ने शोषकों को भरपूर फटकार लगाई है, भरपूर हम्म। फटकार लगाई है, भरपूर आलोचना की है, उनकी नीचता की, उनकी क्षुद्रता की भरपूर आलोचना की है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। रास्ता हमको और आपको निकालना है। प्रेमचंद ने जो अंधेरा था उधर से प्रकाश का दरवाजा खोल दिया। अब दौड़ना हमको आपको है, प्रेमचंद जी। को साथ नहीं दौड़ना है। प्रेमचंद कोई एक लेकर नहीं बैठे थे कि ऐसा बन जाए। कुछ सपने उन्होंने हमको दिए, उन सपनों के सहारे हमें अपना समाज बनाना है, उन सपनों के सहारे आगे बढ़ना है। प्रेमचंद ने बहुत फटकार लगाई है, कबीर की तरह ही फटकार लगाई है। प्रेमचंद को पढ़िए। प्रेमचंद का की सिर्फ कहानियां कहानियां जो हैं वो लगभग लगभग 2800-2900 पृष्ठों में। हम्म। सिर्फ कहानियां कहानियां समग्र कहानियां जो हैं वो लगभग 2800-2900 पृष्ठों में। उनको पढ़िए, उनके उपन्यासों को पढ़िए और लगभग 1000 पृष्ठ से अधिक में उनके विचार जो व्यक्त हैं, निबंध उनके संपादकीय हैं, उनको पढ़िए। भरपूर फटकार लगाई है हर वर्ग को और कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। यही काम करता है लेखक, सोए हुए लोगों को जगा देता है। प्रेमचंद ने जगा दिया है आपको। अब जग कर आपको क्या करना है ये आप सोचिए, यह भी प्रेमचंद ही करके थोड़े जाते। हम्म। बिल्कुल। ये अच्छे सर कृष्ण कृष्ण कन्हैया अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और अच्छा सोचते समझते हैं। जी। सर आज का अंतिम सवाल लेंगे। हालांकि प्रश्नों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हम जिस पर कि प्रेमचंद को समझना चाहेंगे, लेकिन आज के लिए आखिरी सवाल लेकर के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने प्रेमचंद पर भरपूर काम किया है, हर दृष्टिकोण से काम किया है। दलित की नजर से, स्त्री विमर्श की नजर से, किसान विमर्श की नजर से, हिंदू मुस्लिम एकता की नजर से, अन्य अन्य विषय हैं जिस पर आपने काम किया है। और काम करते वक्त तो प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी की नजर में प्रेमचंद का सबसे उम्दा या करीब का ऐसा कौन सा उपन्यास, कहानी या साहित्य है जो आकर रुक जाता है? कोई एक ऐसा जिसमें कि आप अपने आप को भी ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, ये वो चीज है जो कि इस समाज को और ज्यादा बेहतर बना सकती है। तो आपके करीब प्रेमचंद का वह कौन सा साहित्य, उपन्यास, कहानी या अन्य हो सकता है? क्या है जिससे कि प्रेमचंद को जब आप काम करते हैं तो आपको और ज्यादा काम करने की दिलचस्पी बढ़ाता है? प्रेमचंद पर आप क्या विशेष महसूस करते हैं सर? कई चीजें हैं, अलग अलग कारणों से मुझे अलग अलग कृतियां अच्छी लगती हैं। मुझे प्रेमाश्रम अच्छा लगता है इसलिए कि जब
किसानों की दुर्दशा पर और आंदोलन पर कोई जिक्र तक नहीं था इस महादेश में, तब प्रेमचंद ने किसानों की चेतना की बात की। मुझे रंगभूमि बहुत अच्छा लगता है कि पूंजीवाद के आगमन को प्रेमचंद ने सही परिप्रेक्ष्य में समझा। मुझे कर्मभूमि अच्छा लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन की व्यापकता को उसमें रेखांकित किया प्रेमचंद ने। मुझे गबन अच्छा लगता है कि पूरी जो स्त्री के प्रति समझ है लोगों की, उसको पलट दिया प्रेमचंद ने। और एक स्त्री के आभूषण प्रेम की कथा को सामान्य रूप से जैसे समझते हैं लोग, मुक्ति की चेतना तक लेकर के गए वो, और स्वाधीनता संग्राम से भी उसको जोड़ दिया। वंचित वर्गों का जो नायकत्व है प्रेमचंद ने जो दिखाया है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंचित वर्गों का नायकत्व, जिन्हें कभी भरपेट अन्न नहीं मिला, जिन्हें कभी पूरी नींद नहीं मिली, हाँ, जिन्हें सुख क्या होता है कई बार इसे ठीक से समझने का अवसर नहीं मिला, उन लोगों को प्रेमचंद ने नायकत्व दिया। राजे रजवाड़ों जमींदारों को धता बताते हुए, किनारे करते हुए, और कोई फंतासी नहीं रची, सीधी सी बातें की। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनके इस तरह से मुझे सभी उपन्यास किसी न किसी कारण से महत्वपूर्ण लगते हैं। कहानियां मुझे स्वाधीनता आंदोलन की, दलित जीवन की और स्त्री जीवन की जो कहानियां हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। किसान जीवन की भी, क्योंकि प्रेमचंद ये जानते थे कि भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन अगर किसानों और वंचितों और स्त्रियों की दशा नहीं सुधरेगी तो वो आजादी अधूरी किस्म की होगी। तो उस मुकम्मल आजादी का जो स्वप्न प्रेमचंद दे रहे थे, वह भी मुझे बहुत अपील करता है, दिखता है। जी सर। सर, कार्यक्रम के अंत में अब तक हमने जो चर्चा की उसमें कुछ ऐसा जो आप जोड़ना चाहें, रेखांकित करना चाहें, अपनी तरफ से कुछ ऐसा जोड़ना चाहें जो छूट गया हो लेकिन आज इस चर्चा में आना बहुत जरूरी है, सर क्या कहेंगे? बस एक चीज है कि प्रेमचंद को जरूर पढ़िए और जी। खुले दिमाग से पढ़िए, बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़िए। देखिए प्रेमचंद आपको अपने लगेंगे। हाँ, प्रेमचंद आपको अपने लगेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अभी जो चीजें नहीं बदल पाई हैं उनको बदलने के लिए भी, और इस महादेश को, इस अपने प्रिय देश को और सुंदर बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा वहां पर। जी, तो आज जी बिल्कुल, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव की नज़र से यदि हम देखें तो आज की इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि भई प्रेमचंद को पहले पढ़िए। समाज में प्रेमचंद की प्रासंगिकता क्यों और कितनी है, ये तो एक लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि किसान, गरीब, दलित, महिलाओं के ज़रूरी मुद्दे, वो मुद्दे जो समाज में बहुत अनिवार्य हैं, जब तक उन पर चर्चा होगी तब तक प्रेमचंद अपनी प्रासंगिकता में नजर आएंगे। आज के इस चर्चा में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि देश की प्रतिष्ठित इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से आते हैं और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर भरपूर काम किया है, हमने शुरुआत में ही बताया। और न सिर्फ काम किया बल्कि प्रेमचंद पर सुनने के लिए मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि सर से पहला परिचय भी प्रेमचंद के कारण हुआ है। हम प्रेमचंद पर 1 वर्ष पहले प्रेमचंद पर बोलेगा कौन इसकी तलाश में थे, तो जिन्होंने प्रेमचंद का सबसे उचित बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में कहा कि सिर्फ यही आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो वो प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनको कि सिर्फ प्रेमचंद के काम के कारण भी लोग जानते हैं। अलग अलग कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद पर विशेष रूप से काम के कारण प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी की अपनी एक पहचान है। और आज उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के न सिर्फ प्रेमचंद के विभिन्न आयामों पर बात की, एक व्यापक विवेचन भी हुआ। इन दिनों आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और न सिर्फ हिंदी साहित्य में बल्कि अन्य अलग प्रकार से आप साहित्य की सेवा में अनवरत अपना कार्य कर रहे हैं। आप पर भी किताबें आनी शुरू हो गई हैं और आपकी किताबें जो हैं वो हमेशा नए दृष्टिकोणों के साथ होती है। तो सर, जिस तरह से आपने आज इस चर्चा में न सिर्फ मार्गदर्शन किया बल्कि कई नए आयाम भी रखे, हम द न्यू भारत हमारे दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। और चूंकि हर दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार हम यह कार्यक्रम लेकर आते हैं,
जिसमें बात होती है किताबों पर, और आज हमने बात की मुंशी प्रेमचंद पर। एक शनिवार छोड़कर फिर मिलेंगे आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी के साथ ही, ताकि हम बात कर सकें किताबों पर। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। और साथ में शुक्रिया उन सभी तमाम दर्शकों का जिन्होंने अभी देखा, बाद में देखेंगे। लेकिन एक बार आग्रह जरूर करूंगा कि यदि आप इस प्रकार के साहित्यिक चर्चा को आगे भेजें, साझा करें, शेयर करें, तो स्वस्थ चर्चाओं को भी मंच मिलेगा और लोग उसे पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।